नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह सासन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्रत्युष FM सर्विसेज में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके का आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक फ्लेवर ऑफ द सीज़न हम बोल सकते हैं। जैसे IPOs की बरसात हो रही है, उसके बीच में कई इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि IPO के लिए कैसे अप्लाई करें, कौन से IPO के लिए अप्लाई करें, क्या चीज़ें ध्यान में रखना है IPO अप्लाई करते वक्त। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और एंड में क्लासिक एग्जाम्पल भी लेंगे कि सब बॉक्स टिक होने के बाद भी एक ऐसा IPO, बहुत बड़ा IPO जो है वो नेगेटिव लिस्ट हो गया, उसके पीछे के कारण एंड में पूरी तरीके से हम ये समझेंगे कि अगर हमको क्या हमारी बजट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में बजट 50,000 रुपये का है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 IPO लगा सकता हूं। तो वो 3 IPO में से आपको अगर 7 IPOs के बीच में से 2 चुनना है तो वो कैसे आप चुनेंगे। स्टार्ट करते हैं। 2 ही टाइप के जो लोग हैं वो बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। सबसे पहला है वो जिसको एक अच्छा बिजनेस बनाना आता हो तो वो डेफिनेटली अच्छा पैसा बनाएगा। दूसरा वो जो अच्छे बिजनेस को समझ ले और उसमें इन्वेस्ट कर दे। सिंपल सी स्ट्रैटेजी। अब हम बात करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO की। नाम से हमें समझ में आता है कि वेरी फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, उनकी उस पर्टिकुलर किसी कंपनी के इक्विटी और उसके बदले में पैसा मांगा जा रहा है। पैसा क्यों मांगा जाता है, डिफरेंट उसके रीजंस हो सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए या एक्सपांशन के प्लान को मीट आउट करने के लिए कंपनीज जो है फंड लेती हैं। ग्रोथ वाइज अगर एक्सपांशन के वाइज डाइवर्सिफिकेशन उनको करना है, वर्टिकली करना है, हॉरिजॉन्टली करना है, तो वो IPOs के थ्रू पैसा ला सकते हैं। बेसिकली ये एक बूस्टर रिचार्ज होता है कि वहाँ से मुझे पैसा मिल जाए और मैं मेरी इक्विटी का कुछ जो % है डाइल्यूट कर दूँ। ये पूरी प्रोसेस होती है IPO की। अब IPO अगर किसी कंपनी को लेके आना है तो वो 7 स्टेप्स से गुजरता है। वो कौन सी स्टेप्स होती है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप, हायरिंग ऑफ एन अंडरराइटर और एन इन्वेस्टमेंट बैंक। एक्सपर्टीज की तरफ जाते हैं कंपनी वाले, लाइक बैंक्स या लाइक अंडरराइटर, जो कि एक ब्रिज होते हैं कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में। अब उसके बाद में ये डिस्कस होते हैं कि हमें कितना पैसा चाहिए, हमारी डिटेल्स क्या हैं कंपनी की, और उसके बाद में जो तीसरा स्टेप है कि हम किस प्राइस रेंज में या कितनी इक्विटी का प्रपोर्शन जो है हम डाइल्यूट करने का सोच रहे हैं। उसके बाद का जो स्टेप होता है इन्वेस्टमेंट बैंक्स का होता है, जहाँ पे वो वैल्यूएशंस और इन सब पे उनका डिस्कशन करते हैं। स्टेप 2 होता है रजिस्ट्रेशन फॉर एन IPO। अब इसके रजिस्ट्रेशन करना है IPO के लिए, राइट। तो क्या स्टेप्स हैं उसके लिए। सबसे पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या करती है, क्या उसका मोटिव है और उसके हिस्ट्री क्या है। सेकंड, उसके रिस्क फैक्टर्स की ये IPO लाने में क्या चैलेंजेस हैं जो इम्पैक्ट कर सकते हैं कंपनीज को। थर्ड जो है, हमें इंडस्ट्री का जो है डेफिनेशन देना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल अपैरल्स की कंपनी है तो अपैरल्स के रिगार्डिंग इंडस्ट्री का साइज़ विज़ कंपनी का साइज़ क्या है। इंडस्ट्री के डिस्क्रिप्शन के बाद में फिनेंस के बारे में समझा जाता है कि फिनेंशियली कंपनी कैसा कर रही है। उसके बाद में मैनेजमेंट को देखा जाता है कि मैनेजमेंट कौन है, प्रोमोटर्स कौन है। फिर उसके बाद लास्ट आता है लीगल और अदर इन्फॉर्मेशन। इसमें कि जो अंडरराइटर का रोल होता है कि कैसे इसका एग्जीक्यूशन स्मूथली लॉ के अंतर्गत होगा ताकि इन्वेस्टर्स तक जो है IPO पहुंच सके। तो ये सेकंड स्टेप्स है रजिस्ट्रेशन फॉर IPO की। थर्ड सेक्शन पे आते हैं। अब सबके माई बाप जो हैं, मतलब इसमें है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके पास में वेरिफिकेशन जाता है। अब सेबी के पास में 3 से 4 महीने का टाइम होता है। वो सब चीज़ें समझती हैं, इंटरनल पैरामीटर्स कंपनी के बारे में समझती हैं और फिर अप्रूवल देती हैं। फोर्थ स्टेप होता है फिर मेकिंग एन एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। जब सेबी का अप्रूवल आ गया है उसके बाद में स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देंगे कि सर हम आपके यहाँ पे फॉर एग्जांपल NSE या BSE, ये आजकल दोनों जगह आते हैं। पहले कई बार ऐसा होता था कि BSE को ही लिस्टिंग के लिए चुनते थे या NSE को ही चुनते थे। तो हम स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देंगे कि सर हमको IPO लेके आना है, हमारे पास में अप्रूवल है सेबी का, अब आप हमें डेट दे दीजिए। फिर स्टेप है क्रिएटिंग ए बस फॉर एन IPO के बारे में पब्लिकली बताया जाए कि हाँ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आ रही है, इस कंपनी की आ रही है, XYZ लिमिटेड की आ रही है, ये कंपनी ये करती है। उसके बारे में पूरी अवेयरनेस थ्रू आउट मेन स्ट्रीम में प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू पहुंचाई जाती हैं। ये फिफ्थ स्टेप का मेन काम होता है कि जितना ज़्यादा पीपल्स अवेयर होंगे उतना ज़्यादा पता चलेगा। लाइक कि LIC का जब IPO आया था, प्लस पॉजिटिवली या नेगेटिवली बच्चों को या
हर एक उस इंसान को पता था कि सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है, सबसे बड़ा एक आईपीओ आ रहा है, तो वो बज़ वैसा क्रिएट हो गया था। तो वैसा बज़ क्रिएट करना इज़ द स्टेप नंबर 5। 6 स्टेप में प्राइसिंग आईपीओ की डिसाइड की जाती है वैल्यूएशन के बेसिस पे, और क्या प्राइस पे बैंड आने वाला है, कितने लॉट साइज़, जैसे उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, एचआरआई इन्वेस्टर्स हैं, ये सब चीज़ें प्राइस वहाँ पे डिस्कस्ड होता है कि कितने लॉट साइज़ का और क्या प्राइस बैंड के रेंज में आने वाला है। और 7th और आखिरी स्टेप होती है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जब लिस्टिंग की जो डेट होती है निकल जाती है, उसके बाद में अलॉटमेंट का स्टेटस आता है, हम सब खुश हो जाते हैं। अगर हमें जो हमारा डिज़ायर्ड आईपीओ हमने लगाया था हमें मिल जाए, हम उदास हो जाते हैं अगर हमें जैसे नहीं मिला। जैसे मुझे तो अभी तक इस 2023 में एक भी आईपीओ नहीं मिला है जितने मैंने अप्लाई किए हैं। तो ये लास्ट स्टेप होता है। आईपीओ की प्रोसेस की बात कर ली, अब हम समझते हैं हमें किस आईपीओ में लगाना चाहिए, या आईपीओ लगाने से पहले हमें क्या देखना चाहिए। सबसे पहली बात, बिजनेसेस हम समझते हैं, बिजनेस का एरिया सेक्टर समझना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं कि एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज को मॉलिक्यूल प्रोवाइड करती है, तो मुझे वो कंपनी अगर बहुत अच्छी लगती है तो मुझे पता है कि उसके पास में जो उसका क्लाइंटल है बहुत ज़्यादा है, या उसकी ऑर्डर बुक क्या है, या उसके पास में डेट कितना है, या उसके कैश इन हैंड उसके पास में कितना है, उसका पीई रेशियो पर्सनल उस कंपनी का कितना है, सेक्टर का पीई कितना है। फॉर एग्जांपल उसका पीई अगर 20 रुपये है और सेक्टर का पीई 90 रुपये है, मतलब तो उस कंपनी में पैसा 1 रुपये कमाने के लिए मुझे 20 रुपये लगाना पड़ेगा, बट अब उस सेक्टर में जाऊंगा तो मुझे 90 रुपये लगाना पड़ेगा। सिंपल वे में हम ये फंडामेंटल्स चेक करते हैं, बट उसको हमें हमारी रिस्क प्रोफाइलिंग के साथ चेक करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी इक्विटी, अगर मैं बात करता हूँ कोई फार्मा कंपनी का आईपीओ आया है बट मेरे उसमें ऑलरेडी फार्मा रिलेटेड स्टॉक्स ज़्यादा हैं, तो क्या मेरे डाइवर्सिफिकेशन का वो ध्यान मैंने रखा है, बीइंग अप्लाई इनटू दैट, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था, क्लासिक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। आप सबको मैं बताता हूँ 2016 सितंबर की बात, 2 बहुत बड़ी चीज़ें हुई थी सितंबर 2016 में। मेरे फाइनेंशियल करियर का स्टार्ट ही था उस टाइम पे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आईपीओ आया था 6000 करोड़ का, और उस टाइम पे जो बज़ बनाया था आईपीओ ने कि अरे सर 12 बार सब्सक्राइब हो गया, मतलब 6000 इंटू 12 इंटू 6 72,000 करोड़ लोगों ने लगा दिया है, और मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। बट वो आईपीओ नेगेटिव हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 28 और 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक हो गई थी, और उस दिन मार्केट मुझे आज अच्छी तरह याद है 1100 पॉइंट नीचे गिर गया था। क्यों गिर गया था? क्योंकि अनसिस्टमैटिक रिस्क का एक एग्जाम्पल आ गया था कि ऐसा वॉर ना हो जाए जैसे हमने रशिया यूक्रेन में देखा, इजराइल फिलिस्तीन में देखा। तो सब चीज़ें अच्छे होने के बावजूद एक वो इतना बड़ा आईपीओ जो है वो नेगेटिव अपने जो है जो उसके प्राइस बैंड से नीचे खुला, मतलब डिस्काउंट पे खुला। तो मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, अनसिस्टमेटिक रिस्क को, वॉर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट एग्जांपल लेने का मतलब ये कि आपने अगर कोई आईपीओ अप्लाई किया है, बहुत शिद्दत से अप्लाई किया है, अगर वो नेगेटिव खुलता है तो उसके पीछे 2 रीज़न आपके होने चाहिए कि आपने आईपीओ खाली लिस्टिंग गेन्स के लिए किया है क्या, पहली चीज़। दूसरी, या आपको इसको इन्वेस्टमेंट में भी बने रहना है। दोनों में फ़र्क है। अगर आपको खाली लिस्टिंग गेन्स में वैल्यूएशन लग रहा है कि वैल्यूएशन फेयर है, बट जब ये लिस्टिंग गेन आ जाएगा तब इसके वैल्यूएशंस ओवर वैल्यूड हो जाएंगे तो मैं तो बाहर आ जाऊंगा। ये अगर ये स्ट्रैटेजी है तो आपका प्राइस जो है, आपका एक्शन जो है वो अलग होना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म देखना है तो लॉन्ग टर्म में तो कई स्टॉक्स हैं जो 4-4, 5-5% करेक्ट हुए हैं। विप्रो जैसे स्टॉक 750 का ऑल टाइम हाई जो है 350 और 360 पे अवेलेबल था। तो दोनों कंसर्न अलग हैं, उन चीज़ों को आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए। अब आईपीओ को अप्लाई करने के, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कितना किटी रखना चाहिए, कितना किटी एवरेज अभी इस दिसंबर में बहुत सारे आईपीओज आए, बट मुझे लगता है अगर आप 1-1.5 लाख रुपए ऐसा स्पेयर कर सको जहाँ पे आपको क्या है कि उस 1-1.5 लाख रुपए से आपकी भी कोई भी फाइनेंशियल लाइफ में कोई हिंड्रेंसेस ना आए, कोई उसमें जो है ऑब्जेक्शंस ना आए, तो वो सरप्लस अमाउंट एक तरफ साइड रखना चाहिए। रिस्क प्रोफाइलिंग और आपका डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से आप जो है आईपीओ को जो है अच्छे से देख सकते हैं और आईपीओ के सीज़न में आप अप्लाई करें। मैं दुआ करता हूं कि आप जो आईपीओ चाह रहे हैं वो आपको डेफिनेटली मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे फिर कोई एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।